हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरीवन फोरम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूके त्रिपक्षी की वन दरोगा, प्रतिरूप सहायक और अन्य एग्जाम्स जो कि अप्रैल माह में निर्धारित हैं और आपके पास समय भी काफ़ी कम है। दोस्तों, हम आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं। दोस्तों, एक भी सवाल स्किप मत करना। ये सवाल आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम्स की दृष्टिकोण से, क्योंकि दोस्तों ये वे सवाल हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में रूबरू देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, एक भी सवाल स्किप मत करना। हर एक सवाल की अपने आप में इम्पोर्टेंसता होती है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन सवाल नंबर 1 के साथ। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निम्न में से किस पर निर्भर करती है? आपने बताना है एक आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है? विशिष्ट आयतन, दाब, तापमान या घनत्व। तो आपने बताया दोस्तों किस पर निर्भर करती है। दोस्तों, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आपका तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सवाल आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि हमें मोटिवेट में मिले और हम आपके लिए आगे भी इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए। बढ़ते हैं आज का दूसरा सवाल। वायु की तुलना में उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति घट जाएगी। आपने बताना है दोस्तों किस कारण से घट जाएगी। आपने बताना है कि वायु की तुलना में उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति घट जाएगी। पानी में, ऑप्शन बी तेल में, पानी एवं तेल दोनों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी एवं तेल दोनों में। वायु की तुलना में जो है उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति जो है आपकी पानी एवं तेल दोनों में घट जाएगी। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। अगला सवाल है आपका चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए है नतिकोण, ऑप्शन बी है दिक्पात कोण, ऑप्शन सी है चुंबकीय आघूर्ण, ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिक्पात कोण। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जाम में बने हुए हैं। चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों, प्रीवियस ईयर में बना है। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। कोई व्यक्ति कोहरे में नहीं देख सकता क्योंकि ऑप्शन ए के आपके पास कोहरा प्रकाश को अवशोषित करता है, ऑप्शन बी है कोहरे की बूंदें प्रकाश को बिखेर देती है, ऑप्शन सी है कोहरे की बूंदों पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाता है, ऑप्शन डी है कोहरे का अपवर्तनांक अनंत होता है। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कोहरे में नहीं देख सकता क्योंकि कोहरे की बूंदें प्रकाश को बिखेर देती हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोहरे की बूंदें प्रकाश को बिखेर देती हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर अगला। 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगी? आपने बताना है दोस्तों 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 डायोप्टर। आपके पास बन सकता है कि लेंस जो आपका होता है, लेंस की हम जो मात्रा होता है किस में दोस्तों, ये डायोप्टर होता है। बात की जाए दोस्तों इस सवाल की, तो आपको पता होगा लेंस की शक्ति दोस्तों क्या होती है। लेंस की शक्ति आपकी होती है दोस्तों 1/f, जो कि f आपका मीटर में होता है। बात की जाए 1 सेंटीमीटर की, तो दोस्तों आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? आपको पता होगा 1/100, यानी आप कह सकते हो कि 0.01, आपको पता होगा 0.01 मीटर। अब ये आपका मीटर में हो चुका है, यानी आपको पता होगा ये 0.01 अब आपका मीटर में हो चुका है। अब आपको पता है कि 1/f हम जो है शक्ति निकालते हैं, तो 1 करोगे अपोन में f जो अभी आपने मीटर में निकाला था 0.01। दोस्तों,
यहाँ से पॉइंट हटेगा 1 2, यानी आपको पता होगा आपको यहाँ से 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। जैसे आपने यहाँ पे 2 पॉइंट हटाए तो यहाँ पर आपको 2 जीरो पर मारने पड़ेंगे, तो आपका आंसर होगा 100। तो इसके लिए आपका ये आंसर 100 डायोप्टर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। अगर नहीं आया समझ में तो हम आपके लिए आगे ऐसे सवाल लेके आएंगे जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपको फिलहाल ये आपका आंसर समझ में आ गया हो। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस पर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों हमने आज बेसिक सवाल रखे हैं, तो क्योंकि आपको पता होगा कि बेसिक सवाल आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बेसिक पार्ट ही आपका पूरा जो आपका पेपर होता है 100 नंबर का, उसमें से आपको बेसिक पार्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। बस वो हार्ड इसलिए होता है, बेसिक के कारण ही वो हार्ड होता है, क्योंकि उसको घुमाया अलग तरीके से जाता है सवाल को। वो हम आपको आगे बताएंगे कि जो है बेसिक सवाल कैसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में बनते हैं। फिलहाल आप इसका आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए आपके पास प्रोटॉन, ऑप्शन बी है अल्फा किरण, ऑप्शन बी है बीटा किरण, ऑप्शन डी है गामा किरण। दोस्तों विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता आपका गामा किरणें पे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। दोस्तों ये आपके पास 2311 सोडियम, Na को बोलते हैं सोडियम, सोडियम का रासायनिक नाम है, में प्रोटोनों तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या है क्रमशः। आपने बतानी है इसमें प्रोटोनों तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। दोस्तों बात की जाए जो आपका 11 है, आपको जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 11, दोस्तों ये आपका परमाणु क्रमांक होता है। बात की जाए दोस्तों 23 की, तो ये आपका परमाणु द्रव्यमान होता है। तो दोस्तों 11 आपका परमाणु क्रमांक है और आपका 23 आपका परमाणु द्रव्यमान है। आपको पता होगा दोस्तों परमाणु क्रमांक क्या होता है। दोस्तों परमाणु क्रमांक होती है आपकी प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी जो परमाणु क्रमांक होता है आपका 11, ये आपकी प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के ही होती है। यानी आपसे पूछा गया है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। दोस्तों प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यही आपकी होती है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो यानी दोस्तों जितना आपका परमाणु क्रमांक है उतने ही उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी। यानी इसका राइट आंसर अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी 11 व 11। अगर इस पर न्यूट्रॉन की बात की जाए दोस्तों, तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें होती है आपकी 12। वो कैसे दोस्तों, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है आपके प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो आपको इसमें 23 में से अगर आप इसमें 11 माइनस करते तो आपका आंसर आता 12, जो कि न्यूट्रॉन की संख्या होती है। फिलहाल इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11 व 11। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारे सवाल अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना और लाइक जरूर करना। बढ़ते हैं सवाल नंबर अगला। निम्न में से किस यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। आपने बताना है किस यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी मिलीमीटर। दोस्तों सबसे अधिक जो आंतरिक प्रतिरोध होता है दोस्तों आपका, वो होता है आपका वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वोल्ट मीटर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, इसमें वोल्ट मीटर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए एमीटर की, तो एमीटर दोस्तों हम जो है धारा को मापने के लिए करते हैं। जबकि अगर हम बात की जाए गैल्वेनोमीटर, तो इसका यूज हम दोस्तों से हम जो विद्युत धारा की जो दिशाएं होती है उनको मापने में भी कर देते हैं। और वोल्ट मीटर की बात करें तो हम इससे विभवांतर को नापने में करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आगे होंगे इनका यूज़ कैसे होता है। हम आगे इसके लिए भी एक वीडियो जरूर लेके आएंगे महत्वपूर्ण। फिलहाल बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। किसी विद्युत अपघटय में विद्युत चालन निम्न के प्रभाव द्वारा होता है। विद्युत अपघटय में जो विद्युत चालन होता है वो किसके प्रभाव द्वारा होता है आपने बताना है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन द्वारा, ऑप्शन बी केवल धनात्मक आयन द्वारा, ऑप्शन सी केवल
ऋणात्मक आयन द्वारा, और ऑप्शन डी दोनों, धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों द्वारा। तो दोस्तों विद्युत अपघटन में जो विद्युत का चालन होता है दोस्तों वो आपका दोनों के द्वारा होता है, यानी धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट सवाल था, अच्छा सवाल था एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसी टाइप के सवाल आपको दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ऐसे सवालों की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं सवाल नंबर अगला। निम्न में से क्या सही है? आपने बताना है इनमें से क्या सही है। इसमें आपको दोस्तों इसमें सूत्र दिए गए, इसमें से इन चारों ऑप्शन में से बताना है अपने इसमें से कौन सा सही होगा। जूल बराबर कूलाम मल्टीप्लाई वोल्ट, जूल बराबर वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर, जूल बराबर कूलाम बाई वोल्ट, या वोल्ट बराबर जूल मल्टीप्लाई कूलाम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल बराबर कूलाम मल्टीप्लाई वोल्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। पीएन संधि में अवक्षेप वृत्त की मोटाई अधिकतम होती है, किसमें होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास शून्य अभिनति में, ऑप्शन बी है अग्र अभिनति में, ऑप्शन सी है एसी अभिनति में, ऑप्शन डी है उत्क्रम अभिनति में। दोस्तों अधिकतम मोटाई जो होती है वो आपको होती है दोस्तों शून्य अभिनति में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा निम्न का उत्सर्जन नहीं होता है। आपने बताना है कि रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा किसका उत्सर्जन नहीं होता है। प्रोटॉनों का, इलेक्ट्रॉनों का, हीलियम नाभिक का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। दोस्तों अगर हम बात करें रेडियोधर्मी पदार्थों की तो इसमें दोस्तों आपका प्रोटॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का भी होता है, हीलियम नाभिक का भी होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन। बढ़ते हैं अगला सवाल। परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन से। तो दोस्तों नाभिक जो बना होता है आपका, जो नाभिक में जो आपके जो होते हैं दोस्तों वो आपके होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निर्वात में रेडियो तरंगों तथा प्रकाश तरंगों की वेगों का अनुपात होता है। दोस्तों क्या होता है? निर्वात में रेडियो तरंगों तथा प्रकाश तरंगों के वेगों का अनुपात क्या होता है? आपके पास ये ऑप्शन ए 1 या 1 से कम या 1 से अधिक या फिर अनंत। तो दोस्तों रेडियो तरंगों और प्रकाश तरंगों के जो वेगों का जो अनुपात होता है निर्वात में वो दोस्तों सदैव 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1 होता है। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। पतली फिल्मों में रंगों के दिखाई देने का कारण होता है। इम्पोर्टेंस आपके लिए दोस्तों सवाल है। पतली फिल्मों में रंगों के दिखाई देने का कारण क्या होता है? प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण या प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण ही हमें जो है पतली फिल्मों में रंग दिखाई देते हैं। बढ़ते हैं आज का इम्पोर्टेंट सवाल। द्विपरमाणु गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात है। आपने बताना है क्या अनुपात होता है आपका, विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात क्या होता है द्विपरमाणु गैस के लिए, यानी CP/CV क्या होता है। दोस्तों बात की जाए इसके आंसर की तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1:4। दोस्तों इसका सूत्र होता है दोस्तों आपका, इसके बात करें दोस्तों तो इसमें आपको होता है जो निकलता आपको वो आपको 1+2/F होता है इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें आपको होती है दोस्तों जहाँ आपको होती है स्वतंत्रता की डिग्री। बात करें इसमें F, तो अगर हम बात करें द्विपरमाणु गैस की तो दोस्तों इसमें जो स्वतंत्रता की जो डिग्री होती है वो आपकी 5 होती है। तो यहाँ पे आपने 1+2/5 हो जाएगा, आपका बन जाएगा 7/5। तो आपका ये 7/5 बन जाएगा। 1+2/5 ये आपका 7/5 बन जाएगा, जो आपको डायरेक्ट 1.4 दे देगा। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी,
आई होप आपको समझ में आया हो। इम्पोर्टेंट सवाल था अपने आप में। अगला सवाल, निम्न में से किस बल की प्रकृति असंरक्षी होती है? कौन सा बल आपको पता होगा असंरक्षी होता है दोस्तों? कूलाम, घर्षण, गुरुत्वीय या प्रत्यास्थ स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घर्षण। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। एम चुंबकीय आघूर्ण की एक छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण घुमाने के लिए किया गया कार्य क्या होता है? तो दोस्तों ये भी आपका अपने आप में इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए सवाल है। अभी आपने देखोगा कि जो अभी दूर संचार का पेपर हुआ था तो उसमें भी आपको ऐसे सवाल देखने को मिले थे। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एम बी मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। दोस्तों अगर आपको हमारे सवाल अच्छे लग रहे हैं और ऐसे सवाल की प्रैक्टिस अगर आपने आगे करनी है, ढेर सारे सवाल की प्रैक्टिस, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। वास्तविक गैसें आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। आपने बताया दोस्तों कब करती है जो वास्तविक गैसें आदर्श गैस के समान व्यवहार? निम्न दाब और निम्न ताप पर, उच्च दाब और उच्च ताप पर, निम्न दाब और उच्च ताप पर, उच्च दाब और निम्न ताप पर। तो दोस्तों वास्तविक गैस से आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है जब दाब निम्न होता है और ताप उच्च होता है, यानी निम्न दाब और उच्च ताप पर वास्तविक गैस से आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। इम्पोर्टेंट सवाल था, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जा चुका है दोस्तों। ये सवाल अपने आप में इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस सवाल को इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा आप। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। निम्न द्वारा ऊर्जा वहन नहीं होता है। तो दोस्तों किसके द्वारा ऊर्जा का वहन नहीं होता है? ऑप्शन ए आपके पास परगामी अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन बी परगामी अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन डी अपरगामी तरंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा परगामी तरंगों द्वारा ऊर्जा का वहन नहीं होता। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपरगामी तरंगे। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। वी आवृत्ति के फोटॉन का संवेग होता है। आपने बताना है क्या होता है? एच वी होता है, एच सी वी होता है, एच वी बाई सी होता है, या फिर आपका एच सी बाई वी होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एच वी बाई सी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। सारे सवाल इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। एक इलेक्ट्रॉन के समीप एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लाया जाता है, इससे तंत्र की विद्युत इससे ऊर्जा क्या होती है? दोस्तों जब भी आप क्या करते हो, मतलब जब भी एक इलेक्ट्रॉन को दूसरा इलेक्ट्रॉन के पास लाते हैं तो इससे जो विद्युत ऊर्जा होती है वो आपकी बढ़ जाती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों। बढ़ते हैं अगला सवाल को। चुंबकीय क्षेत्र पारस्परिक क्रिया नहीं करते हैं। स्थिर विद्युत आवेश से, गतिमान विद्युत आवेश से, स्थिर स्थायी चुंबक से, या गतिमान स्थायी चुंबक से। तो आपने बताना है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो पारस्परिक क्रिया किससे नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्थिर विद्युत आवेश से। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। कोई धारा लूप निम्न में से किसके समान है? तो अ करेंट लूप इज सिमिलर टू, यानी दोस्तों एक कोई धारा लूप जो है किसके समान होता है? ऑप्शन ए आपके पास चतुर्ध्रुव, ऑप्शन बी है बहुध्रुव, ऑप्शन सी है चुंबकीय द्विध्रुव, ऑप्शन डी है नैनोब्रिज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय द्विध्रुव इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। प्लांक नियतांक की इकाई है। आपने बताया दोस्तों कि प्लांक नियतांक की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए आपके पास जूल सेकेंड, ऑप्शन बी है जूल पर सेकेंड, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है न्यूटन। दोस्तों प्लांक नियतांक की जो इकाई होती है वो आपको होती है जूल सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड नहीं होती है। यहाँ पे भी लिखा है आपके पास जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड नहीं होती है, जूल सेकेंड होती है बस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आपको हमारा सवाल अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक
जरूर करना, हम आपके लिए आगे ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन लेके आएंगे। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। आयतन दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र है। आपने बताना है बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ml की पावर -1 t की पावर -2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। एक पिंड क्षैतिज वृत्त में एक निश्चित चाल से गति कर रहा है, इसमें क्या अचर है। दोस्तों एक पिंड आपका वो क्षैतिज वृत्त में एक निश्चित चाल से गति कर रहा है, तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा आपका, वेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा या बल। दोस्तों उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कांस्टेंट रहेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। क्लोरोफिल में उपस्थित धातुएं। दोस्तों आपने बताना है क्लोरोफिल में उपस्थित धातु कौन सी होती है, Fe, Mg, Co या Mn। तो आपको पता होगा क्लोरोफिल में जो उपस्थित धातु होती है वो आपकी होती है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। साबुन निम्नलिखित में से किसका धातु लवण होता है। तो ये आपने सवाल आगे आपने शायद देखा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि साबुन जो होता है वो निम्न में से किसका धातु लवण होता है। ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी एल्कोहल, ऑप्शन सी वसा अम्ल, ऑप्शन डी सल्फोनिक अम्ल। दोस्तों साबुन आपका वसा अम्ल यानी वसीय अम्ल जो होते हैं आपके उनका लवण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। रिकेट्स निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। रिकेट्स विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो किसकी कमी के कारण आपका रिकेट्स होता है। तो दोस्तों आपको हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स होती है। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। साबुन निम्नलिखित में से किसके लवण होते हैं। अब दोस्तों ये सवाल आप भी आपको जो है ये सब पूछा जाए, यहाँ पे आपको घुमा दिया है आपको सवाल कि साबुन निम्नलिखित में से किसके लवण होते हैं। सॉरी, ऑप्शन ए आपके पास परवल अम्ल, परवल क्षार। ऑप्शन बी परवल अम्ल, दुर्बल क्षार। ऑप्शन सी दुर्बल अम्ल, परवल क्षार। ऑप्शन डी दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। दोस्तों साबुन किसके लवण होते हैं। दोस्तों साबुन आपको होता है दोस्तों दुर्बल अम्ल, परवल क्षार, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल आपको होता है दोस्तों वीक, और जो आपको क्षार होता है दोस्तों आपको होता है प्रबल होता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जाति, वंश, गण या कुल। दोस्तों आपने बताना है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, जाति, वंश, गण या कुल में से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जाति। इंपोर्टेंट सवाल था आपका अपने आप में। बढ़ते हैं अगले सवाल। वह स्थान जहाँ स्पिंडल तंतु गुणसूत्र से जुड़ी होती है। तार केंद्र, गुणसूत्र, गुणसूत्र बिंदु या गुणसूत्र केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, गुणसूत्र बिंदु। वह स्थान है जहाँ पे स्पिंडल जो तंतु होते हैं वो गुणसूत्र से जुड़े हुए होते हैं। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। केंचुआ में सूख का क्या कार्य होता है। केंचुआ में सूख का क्या कार्य है आपने बताना है। पाचन का, गति का, उत्सर्जन का, श्वसन का। तो सूख का कार्य क्या होता है दोस्तों केंचुआ में, ये होता है आपको दोस्तों गति का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गति। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सिर्फ पत्तियों पर पाया जाता है। जलरंध्र, परित्वक, कैम्बियम या मंड यानी स्टार्च आवरण। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा सिर्फ आपको पत्तियों में देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जलरंध्र। बढ़ते हैं आज का
अगला सवाल, कैम्बियम जिम्मेदार है ग्लूकोज बनाने के लिए, प्राथमिक वृद्धि के लिए, द्वितीयक वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर डी श्वसन के लिए। दोस्तों जो आपको जो कैम्बियम होता है दोस्तों, ये आपको होता है द्वितीयक वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल बनता है। तो दोस्तों आपने बताना है श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल जो है किसके द्वारा बनता है, क्रेब्स चक्र के द्वारा, TCA चक्र के द्वारा, PPP चक्र द्वारा, या फिर आपका ग्लाइकोलिसिस द्वारा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। बढ़ते हैं आज का अगला सवाल, कोशिकांग मिलते हैं। आपने बताया दोस्तों कि कोशिकांग आपको किसमें मिलते हैं, जीवाणु कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में, या फिर साइनोजीवाणु कोशिका में। दोस्तों कोशिकांग आपको मिलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। ऑप्शन नंबर सी यूकैरियोटिक कोशिका में आपको कोशिकांग मिलते हैं। दोस्तों ये आज के हमारे इम्पोर्टेंट सवाल थे। हम आपके लिए आगे भी ऐसे इम्पोर्टेंट सेशन लेके आएंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। महत्वपूर्ण सेशन हम आपके लिए आगे लेके आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।